बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का आज हमारा थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 जो है हमारे पास जो रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 जो है इसके अंदर हमने देखना है। और चैप्टर नंबर 3 जो है ये बेसिकली हमारे पास है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर है। और बेसिक लॉ जो है दैट जिसको हम इलेक्ट्रिकल का फर्स्ट बेसिक लॉ कंसीडर करते हैं, जो एक गिवन सर्किट के अंदर आप किसी भी सर्किट का एनालिसिस करते हैं तो उसमें करंट, वोल्टेज और उसके जो डिफरेंट लोड के दरमियान एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है उसको डिस्क्राइब करता है। उस लॉ को हमने यहाँ पे देखना है। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज इन अ सिंपल मीनिंग, अगर आप उसे एक आसान अल्फाज में कहें तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ और लाइन थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, कि वो पाथ या लाइन जिसमें से करंट पास करता है उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अगर हम अपने घरों के अंदर देखें तो एक हमें नज़र आएगा कि हमारे पास एक सिंपल एक सिस्टम है। आपने कोई फैन लगाया हुआ है या कोई एक आपने जो है वो इलेक्ट्रिक लाइट कोई लगाई हुई है, ट्यूब लाइट है, या आपके पास कोई एक फिलामेंट लैम्प है, या कोई भी एक आपने बल्ब लगाया हुआ है। तो उसमें हमारे पास एक स्पेसिफिक हमने उसकी वायरिंग की होती है, और वो जो वायर्स होती हैं उनमें से करंट पास होता है और एट द एंड जो लोड होता है वहां तक वो पहुंचता है। तो ये जो एक पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट है उस लोड की तरफ, उसे हम अगर ड्रा करें, एक उसका स्केच आउट बनाएं और उसको एक डायग्राम की फॉर्म में शो करें, एक स्केमेटिक डायग्राम उसकी बनाएं, तो उस स्केमेटिक डायग्राम को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। सो इन अदर वर्ड हम इसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट इज इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, कि इलेक्ट्रिक, या फिर ऐसा भी है कि आप एक जगह पे सिंगल लोड की बजाय आपने मुख्तलिफ लोड लगाए हुए हैं। एक घर की वायरिंग आप अगर देखें तो उसमें हर कमरे की एक सेपरेट वायरिंग है। तो हर कमरा जो है वो बेसिक जो आपका पहला मेन स्विच होगा उसके साथ कनेक्टेड होगा। तो वहाँ से अगर आप देखें तो एक से ज़्यादा कंपोनेंट जो हैं वो उसी वायरिंग के अंदर कनेक्टेड हो सकते हैं। तो इट मीन अगर इसकी एक हम डायग्राम बनाएंगे, एक स्केमेटिक डायग्राम, ये इसको स्केच आउट करेंगे, तो ये जो स्केच आउट इसका बनेगा इसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो हैं वो कनेक्टेड होंगे हमारे पास जो मेन आपकी सप्लाई आ रही है उसके साथ। तो इसे हम क्या कहेंगे? एक इलेक्ट्रिक सर्किट के हाउस होल्ड वायरिंग का सर्किट जो है वो हमारे पास बन गया। तो वायरिंग सर्किट के अंदर हम कहेंगे कि, या हमारे पास एक जर्नलाइज अगर हम सर्किट की बात करें तो सर्किट के अंदर एक ऐसी डायग्राम जिसके अंदर डिफरेंट जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं उनको हमने रिप्रेजेंट किया होता है, उनके इंटरकनेक्शन को या उनके आपस में जो कनेक्शन है उसको हमने रिप्रेजेंट किया होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसमें बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट अगर हम देखें तो उसमें जो मिनिमम होने चाहिए, जो बेसिक एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, तो 4 कंपोनेंट्स उसके सबसे इम्पोर्टेंट हैं और वो उसमें मस्ट होते हैं। पहला कंपोनेंट जो हमारे पास होगा वो हमारे पास होगा सोर्स, के हम देखेंगे कि एक सोर्स होना चाहिए। सोर्स मीन कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स होना चाहिए जो यूज़ कर रहे हैं हम किसी भी लोड को रन करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें
तो हमारे पास जो सोर्स हो सकते हैं, बैटरी हो सकती है कि हम बैटरी को यूज़ कर सकते हैं किसी भी लोड को करंट जो है वो सप्लाई करने के लिए, या फिर हमारे पास यहाँ पे जनरेटर हो सकता है कि हम जनरेटर को यूज़ कर सकते हैं। सो जनरेटर भी यहाँ पे हो सकता है, ये यहाँ पे हमारे पास जनरेटर भी हो सकता है कि हम जनरेटर यहाँ पे लगा सकते हैं, या इसकी बजाय हमारे पास कोई और सोर्स हो सकता है, फोटोवोल्टिक सेल हो सकता है, पीवी मॉड्यूल हो सकता है जिसको एज ए सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक हमारे पास सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होना चाहिए जो एक्चुअली प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रिक करंट। फिर उसके बाद हमारे पास कंडक्टर होना चाहिए, यानी वायर होनी चाहिए जिस वायर के साथ हमने लोड को कनेक्ट करना है। और फिर हमारे पास स्विच होना चाहिए, कंट्रोल स्विच उसे कह लें हम। कंट्रोल स्विच जो है वो यूज़ करते हैं हम करंट को कंट्रोल करने के लिए कि या तो हम लोड को ऑन करवाएं या ऑफ करवाएं। अगर ऑन करवा रहे हैं तो इट मीन हम स्विच को क्लोज कर रहे हैं। क्लोज स्विच मीन कि हमारे पास अगर ये स्विच कनेक्टेड होगा तो करंट जो है उसको फ्लो का एक पाथ मिल जाएगा। अगर ये ओपन होगा तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा सर्किट और करंट जो है वो पास नहीं करेगा और लोड तक नहीं पहुंचेगा। तो हमारे पास कंट्रोल स्विच मीन के घरों के अंदर अगर हम देखें तो ऑन ऑफ जो हमारे पास बटन होते हैं स्विचेस, उसके अलावा हम डिफरेंट और जो हैं वो यहाँ पे लगा सकते हैं कि जिस तरह हमने एक वेरिएबल रजिस्टर है, डिमर जो आप देखते हैं फैन को आप उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए, तो वो एक्चुअली क्या है, वो एक स्विच ही है जो वेरिएबल रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो वेरी कर रही है, तो उसे हम रेगुलेटर कह रहे होते हैं। तो इसके अलावा सर्किट ब्रेकर हो सकते हैं, फ्यूज़ हो सकते हैं, या फिर रिलेज। रिलेज भी क्या है कि ये हमारे पास कंट्रोल स्विच है, इसको भी हम ऑन ऑफ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अब लोड क्या होगा कि वो हमारे पास एंड लोड जिसको हमने इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करना है, तो इसको हम एक इस फॉर्म के अंदर लोड को रिप्रेजेंट करते हैं, रजिस्टर का साइन यूज करके हम लोड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर प्योर रजिस्टिव लोड होगा तो लोड जो है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। वो कैपेसिटिव लोड भी हो सकता है, रजिस्टिव भी और इंडक्टिव भी। मीन रजिस्टिव मीन के जिसके अंदर हम जो डोमिनेंट होती है वो उसकी रेजिस्टेंस होती है, और कैपेसिटिव मीन के जहाँ पे कैपेसिटिव इफेक्ट, कैपेसिटर का इफेक्ट आ रहा होता है, कैपेसिटर्स लगे होते हैं ज़्यादा। और इंडक्टिव लोड जिस तरह हमारे पास कहीं पे वाइंडिंग्स आ जाती हैं, मोटर है या इस तरह की जो हमारे पास अप्लाइंसेस होंगी जिनके अंदर वाइंडिंग होगी, तो वो हमारे पास इंडक्टिव लोड होगा। तो लोड जो होता है वो डिफरेंट जो हमारे पास होम अप्लाइंसेस हैं या इंडस्ट्रियल जो हमारे पास अप्लाइंसेस हैं जिनको यूज़ कर रही हैं इंडस्ट्रियल, हमारे पास डिफरेंट मशीन्स हैं, वो हमारे पास लोड होंगी। तो लोड जो होंगे वो इलेक्ट्रिक लैम्प या हमारे पास फैन, इसके अलावा मोटर, ये सारा हमारा लोड होगा। तो अब किसी भी सर्किट के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर ये चार कंपोनेंट्स अगर हों तो वो एक सर्किट जो होगा हमारा एक सिंपल बेसिक सर्किट हम उसे डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हो सकते हैं कि डिफरेंट लोड जो है वो सिंगल सोर्स के साथ कनेक्टेड है, या एक सिंगल लोड को डिफरेंट सोर्सेस जो है वो सप्लाई दे रहे हैं, या एक से ज्यादा करंट के पाथ यहाँ पे बन सकते हैं कि डिफरेंट लोड लगे हुए हैं, मोर देन वन स्विचेस हैं उस सर्किट के अंदर। तो कम्प्लेक्सिटी जो होगी वो सर्किट की वो बढ़ती जाएगी जितने ज्यादा आप कंपोनेंट उसके अंदर लगाते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर घर के अंदर देखें तो आप एक सिंपल, हमने एक फैन के लिए वायरिंग करनी है तो आप सिंपली आप एक ऑन ऑफ स्विच लगाते हैं सोर्स के साथ और लोड आप साथ कनेक्ट कर देते हैं थ्रू वायर्स, तो एक सिंपल आपके पास सर्किट बन जाता है। और अगर आप उसी सर्किट में देखें तो मोर देन वन, अगर एक ही रूम के अंदर आपने लगाए हुए हैं लोड, फैन भी है, एसी भी है आपका, आपकी लाइट्स भी हैं, तो
अब जो उसके लिए सर्किट आप डिजाइन करेंगे वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि उसके अंदर ज्यादा कंपोनेंट्स जो है वो लगे हुए हैं। सो सर्किट जो है उसमें उसको हम क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट, ये दो फॉर्म होती हैं सर्किट्स की। क्लोज सर्किट या ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट जो होंगे वो रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास करंट को का फ्लो हो रहा है या करंट का फ्लो जो है वो नहीं हो रहा। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ऐसे सर्किट को हम कहेंगे क्लोज सर्किट। अब क्लोज सर्किट मीन के हमारे पास स्विच जो होगा वो क्लोज होगा, और स्विच क्लोज होगा तो करंट का एक पाथ जो होगा वो कंप्लीट होगा और करंट उसमें फ्लो कर सकता है सर्किट के अंदर। तो इट मीन दैट इज क्लोज। अभी ये इस कंडीशन के अंदर ये ओपन सर्किट है, और अगर आप इसे कनेक्ट कर देंगे स्विच को तो ये क्लोज सर्किट बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये स्विच भी लगा हुआ है और फ्यूज भी लगा हुआ है, दोनों चीजें लगाई हुई हैं। तो अब यहाँ पे फ्यूज किस पर्पज के लिए लगाया गया कि हम प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज लगाते हैं। घरों के अंदर हमने देखा है कि मेन जो आपकी पुरानी वायरिंग्स होती थी उसके अंदर आप या हर रूम के अंदर आप एक फ्यूज लगाते होते थे। एक कंडक्टर, सिंगल कंडक्टर लेके उसको वहां पे कनेक्ट कर देते थे और वो एज ए फ्यूज वर्क करता था कि जब भी हाई करंट उसमें से पास होता था वो वायर बर्न आउट हो जाती थी और सर्किट ब्रेक हो जाता था, ओपन हो जाता था, और वो आपका सिस्टम जो है प्रोटेक्ट हो जाता था ओवर करंट से। तो ये हम प्रोटेक्शन के लिए लगा रहे हैं कि स्विच भी लगा हुआ हो सकता है और साथ उसके प्रोटेक्शन भी हो सकती है। जिस तरह घरों के अंदर है कि एक मेन ब्रेकर है ऑन ऑफ के लिए, और उसके साथ आपने जो है वो हर जो रूम है उसको एक सेपरेट ब्रेकर आपने दिया हुआ है, तो वो प्रोटेक्शन पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो इस तरह से हो सकता है सर्किट कि अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट मीन के कहीं पे फॉल्ट हो गया और हाई करंट उसमें से फ्लो करना शुरू कर दिया तो ये बर्न हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये उस पर्पस के लिए हमने गया। तो क्लोज सर्किट मीन के अगर ये स्विच क्लोज हो गया यहाँ पे तो करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा और इसे हम कहेंगे कि ये क्लोज सर्किट है। अब सर्किट जो है उसे उसमें दो मेन चीज़ें जो हैं वो आपने याद रखनी है। एक होता है कॉमन टर्मिनल, ग्राउंड टर्मिनल जिसे हम कहते हैं, या घरों के अंदर हम देखें तो उसे ग्राउंड या अर्थ या न्यूट्रल हम कहते हैं। तो ये कंपोनेंट कौन सा होगा, ये टर्मिनल होगा जो लोअर वोल्टेज का या लोअर पोटेंशियल टर्मिनल को हम कह रहे होते हैं ग्राउंड टर्मिनल। कि आप सप्लाई सिस्टम देखें तो उसमें फेज लाइन होती है और एक न्यूट्रल लाइन होती है। अब जब भी आप एक एसी की बात करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा, वो हमेशा फेज लाइन से न्यूट्रल की तरफ फ्लो कर रहा होगा। आप सर्किट उसका जब देखते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल जो हम कन्वेंशनल करंट ले रहे होते हैं तो उसमें तो जो नेगेटिव साइड होगी उसको हम लोअर पोटेंशियल कहेंगे। तो अब ये कंपोनेंट अगर हम देखें तो ये सारे कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव साइड पे जो कनेक्टेड होंगे एक कॉमन टर्मिनल के ऊपर जो कनेक्टेड होगा, वो कॉमन टर्मिनल जो होगा उसे हम कहेंगे ग्राउंड टर्मिनल। फॉर एग्जांपल हम देखें तो चार लोड हैं तो ऊपर फेज के साथ वो सारे कनेक्टेड हैं, और फिर क्या है वो नीचे सारे के सारा एक टर्मिनल उनका ग्राउंड या न्यूट्रल के साथ या नेगेटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड होगा। जो नेगेटिव पोटेंशियल वाली वायर होगी उसे हम क्या कहेंगे, ग्राउंड टर्मिनल। तो अगर हम बात करें एक सर्किट यहाँ पे दिखाया गया फिगर 3.3 में, तो ये हमारे पास एक सोर्स लगा हुआ है और ये हमारे पास एक लोड लगा हुआ है। यहाँ पे हमने कोई स्विच वगैरह नहीं अभी लगाया हुआ। तो इस सर्किट को हम इस तरह भी बना सकते हैं कि ये ग्राउंड का साइन है, ये जो साइन यूज किया तीन लाइनें हम यूज करते हैं, वो जो है सब एक सबसे एंड पे जो होती है वो स्मॉल उसकी लेंथ होती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो ये तीन लाइनें हम यूज करते होते हैं ग्राउंड की रिप्रेजेंटेशन के लिए, कि न्यूट्रल लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये यूज करते हैं साइन। तो इस सर्किट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि इसके साथ भी ग्राउंड लगा दें, इसके साथ भी ग्राउंड लगा दें। तो अब इसका मतलब क्या है कि ये और ये दोनों सेम पॉइंट है।
ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, तो ग्राउंड लाइन जो होगी वो कॉमन पॉइंट होगा। कॉमन पॉइंट है तो इट मीन बजाय कि ये लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, हम यहाँ पे भी ग्राउंड टर्मिनल बना देते हैं, यहाँ पे भी ग्राउंड टर्मिनल बना देते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, हम ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करेंगे कि ये वाला जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये आपस में दोनों कनेक्टेड है। तो ये सर्किट के अंदर हम देखेंगे कि सम टाइम वो डायरेक्ट कनेक्शन शो करने की बजाय, क्योंकि इस तरह बड़े जब सर्किट आएंगे तो वो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ जाती है सर्किट की, तो इसलिए हम जो ग्राउंड टर्मिनल होता है उसको कॉमन जो पॉइंट होता है उसको ग्राउंड टर्मिनल कंसीडर करके उसको सेपरेट जो है वो बजाय कि कनेक्शन शो करने के वहीं पे ग्राउंड प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे इस सर्किट को हम इसी तरह बना सकते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल वाली साइड जो है वो ग्राउंड है, तो हर जो ब्रांच है उसके साथ हमने एक ग्राउंड कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। अब ये ऑटोमेटिकली इसका क्या मतलब है कि ये और ये चारों जो ब्रांचेस हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, चारों लाइनें जो हैं वो आपस में कनेक्टेड है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि ग्राउंड के सिंबल हम यूज़ करते हैं जो हमारे पास क्लोज सर्किट जो है उसको रिप्रेजेंट करवाने के लिए कॉमन टर्मिनल को। सो ये तो एक बेसिक हमारे पास कोई सर्किट है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस सर्किट के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमने पहले देख लिया कि वोल्टेज होती है, वो वोल्टेज बिकॉज ऑफ दी हमारा जो सोर्स होता है उसकी वजह से होती है। और करंट क्या होगा कि जो एक हम कनेक्शन बनाएंगे और एक सर्किट बनाएंगे तो उसके अंदर बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उसे हम करंट कहेंगे। अब थर्ड वन क्या है, दैट इज रेजिस्टेंस। किसी भी सर्किट के अंदर हम देखें तो वो एक लोड जो है उसको रेजिस्टेंस से हम डिनोट करते हैं। तो इसमें हम थोड़ा देखते हैं कि रेजिस्टेंस एक्चुअली होता ही क्या है। तो रेजिस्टेंस को अगर आप देखें तो इसका उर्दू में मीनिंग आप देखें तो दैट मीन कोई किसी जगह पे मुज़ाहमत, या हम इसे सिंप्लीफाइड वर्ड में देखें तो हम कहेंगे अपोजिशन। कि अपोजिशन किस चीज़ के लिए, कि इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर किसी भी लाइन के अंदर या किसी कंडक्टर के अंदर करंट के फ्लो को जो अपोजिशन प्रोवाइड होगी, जो उसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगी, उसे हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। अगर आपने किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है और उसमें एक मटेरियल आपने कोई यूज़ किया, बेशक वो मेटल है या कोई कंपोनेंट आ गया, उस कंपोनेंट में से करंट के पास होने में जितनी मुश्किल उसे आ रही है, वो जो मेजर ऑफ दी अपोजिशन या मेजर ऑफ दी जो वहाँ पे हमारे पास हर्डल जो उस करंट को आ रही है उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। इसको आर से डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट होगा दैट विल बी ओहम। इसकी रिप्रेजेंट करते हैं आर से इक्वेशंस के अंदर मैथमेटिकली, और जो होगा यूनिट इसका मेजर्ड इन ओहम्स, ओहम इसका जो होगा वो यूनिट होगा। तो रेजिस्टेंस जो होगी वो हर मटेरियल की डिफरेंट हो सकती है। कि अच्छा जो कंडक्टर यानी कंडक्टर जो है वो गुड या बैड कंडक्टर हो सकते हैं। गुड कंडक्टर मीन के ऐसे कंडक्टर जिनकी रेजिस्टेंस जो होगी वो लो होगी, जितनी कम करंट को अपोजिशन वो प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। और अगर कोई मटेरियल करंट के फ्लो के लिए ज़्यादा अपोजिशन वहाँ पे है उसे, तो इट मीन वो हमारे पास एक हाई रेजिस्टिव मटेरियल है, उसमें करंट का पास होना ज़्यादा मुश्किल है। तो जिस तरह हम देखें तो गोल्ड या सिल्वर, इसको हम देखते हैं कि ये गुड कंडक्टर्स हैं। या एल्युमिनियम की बात करें उसमें कॉपर भी अच्छा कंडक्टर है, बट उसमें गोल्ड और जो हमारा सिल्वर है उससे कम है इसकी कंडक्टिविटी। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम जो है वो एज कंपेयर टू कॉपर हमारे पास उसकी कम है कंडक्टिविटी। कब कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस जो होगा वो रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस होता है। मेन रेजिस्टेंस जो होगी वो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट होगी, और जो कंडक्टेंस होगी वो हम मेजरमेंट होगी इस बात की कि कितना आसानी से करंट पास हो रहा है इस मटेरियल में से। सो एक अच्छा कंडक्टर जो होगा उसकी कंडक्टेंस हाई होगी और रेजिस्टेंस जो होगी वो लो होगी।
इसी तरह उसमें हम देखते हैं रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो ये किसी भी मटेरियल की जो नेचुरल प्रॉपर्टी होती है कि वो कितनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। और इसी तरह उसकी नेचुरल जो प्रॉपर्टी होगी कि करंट कंडक्ट करने की, कि 1 मीटर उसकी लेंथ के अंदर कितना करंट जो होगा वो कंडक्ट हो सकता है, कितनी आसानी से जो करंट होगा वो उसमें से कंडक्शन हो सकेगी। तो ये उसकी क्या कहलाएगी, कंडक्टिविटी कहलाएगी। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी जो होंगी वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी अपोजिट चीजें हैं। सिमिलरली कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सो रेजिस्टेंस जो है वो डिफरेंट टाइप्स की इसकी हैं। तो फिक्स्ड रेजिस्टर्स जो होते हैं, ये हमारे पास ऐसे रेजिस्टर होते हैं जिनकी एक फिक्स वैल्यू होती है कि इसको सर्किट के अंदर हम जब लगाते हैं तो हम इसमें यानी कंसीडर करते हैं कि अगर हमने 1 किलो ओम का एक रेजिस्टर लगाया है तो दैट मीन कि ये ऐसा रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो वेरी नहीं कर रहे। मीन के आप दो तरह के देखें, आपने एक वेरिएबल रेजिस्टर लगाया जिस तरह रेगुलेटर है, तो रेगुलेटर के अंदर रेजिस्टेंस जो है वो वेरी कर रही है। आप उसको जैसे ही रेगुलेटर को रोटेट करवाते हैं तो रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा आप उसके हिसाब से सेट करते हैं। फ़ैन देखें हाई स्पीड के ऊपर रन करेगा, इसका मतलब है कि आपने उसकी रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम कर दी है। लोअर रेजिस्टेंस थी, करंट ज़्यादा पास हुआ, फ़ैन आपका जो है वो ज़्यादा स्पीड से चल रहा है। रेजिस्टेंस आपने बढ़ा दी तो करंट कम हो गया, उसमें से पास होना, फैन स्लो हो गया। तो वो कौन से रेजिस्टर हैं, वो वेरिएबल हैं कि जिनकी रेजिस्टेंस जो होगी वो सर्किट के अंदर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ऐसे रेजिस्टर जिनको सर्किट में जब आपने कनेक्ट किया तो उनकी रेजिस्टेंस को आप कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, तो उनको हम फिक्स्ड रेजिस्टर कहते हैं। फिक्स्ड रेजिस्टर्स जो हैं वो नॉर्मली उनको कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर या कार्बन रेजिस्टर जो है वो होते हैं, और वायर बाउंड रेजिस्टर जो होते हैं ये फिक्स्ड रेजिस्टर होते हैं। कि आप रेजिस्टर को जब बना रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो ये कार्बन रेजिस्टर का एक मैंने यहाँ पिक्चर ऐड की हुई है। तो कार्बन रेजिस्टर में क्या होता है कि एंड पे 2 वायर्स होती हैं कनेक्टिंग, और सेंटर में क्या होता है हमारे पास कार्बन या उसके कोई एलोट्रोप्स जो हैं उनको यूज करके ग्रेफाइट या अदर फॉर्म ऑफ दी जो सॉलिड कार्बन है वो यहाँ पे हमने इंसर्ट की होती है। तो कार्बन भी क्या है कि वो इटसेल्फ जो एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, और इसकी रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इसकी जो हमने क्वांटिटी यूज़ की है उसके अकॉर्डिंग। तो ये यहाँ पे सेंटर में क्या होगा, वो कार्बन या ग्रेफाइट लगा होगा, तो वो ग्रेफाइट या कार्बन जो है उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी। अब ग्रेफाइट की आप जितनी ज़्यादा मिकदार वहाँ पे होगी या उसकी जितनी ज़्यादा वो आप लेंथ रखेंगे, जो यहाँ पे सेंटर में आपने ग्रेफाइट का पैच रखा होगा, तो उससे क्या होगा वो रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा जो है वो आप बना लेंगे। तो यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपने 0.1 ओम से लेके 25 मेगा ओम तक आप रेजिस्टेंस जो है वो बना सकते हैं यूजिंग कार्बन के डिफरेंट कंपोजिशंस को यूज़ करके। कार्बन की कंपोजिशन जो है वो आप बना सकते हैं, डिफरेंट कार्बन की फॉर्म जो है उनके डिफरेंट आप कंपोनेंट उसके डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट कंपोजिशन आप करके, तो वहाँ से आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि एक मटेरियल जो है वो कार्बन है, कार्बन के डिफरेंट एलोट्रोप्स हैं, हर की अपनी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो वो आप डिफरेंट टाइप के जो होंगे वो कार्बन के जो होंगी वो कंपोजिशंस यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होती जाएगी। तो ये इस फॉर्म के अंदर ये कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं। इसी तरह वायर बाउंड रेजिस्टर्स होते हैं, उसमें भी क्या होता है कि ये भी फिक्स वैल्यू के होते हैं। आप इसमें हो सकता है मार्जिन हो सकता है कि वो आपकी 100 ओम की रेजिस्टेंस है तो उसमें वो ±5%, 10% या 20% का जो है वो टॉलरेंस हो सकती है कि आपकी जो रेजिस्टेंस है वो इतने परसेंट वेरी कर सकती है जो आपने स्पेसिफाई की हुई है।
बट इसमें आप ड्यूरिंग दी ऑपरेशन या कुछ वो जो डिज़ाइन आपने कर दिया वही उसकी फिक्स वैल्यू रहेगी, कि ये नहीं होगा कि आप उसकी रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं किसी कोई कंट्रोलिंग नॉब के थ्रू। तो इसलिए इनको फिक्स वैल्यू रजिस्टर कहते हैं। तो यहाँ पे वायर बाउंड रजिस्टर क्या होगा कि एक हमारे पास निकल क्रोमियम क्रोमियम की वायर जो होगी वो हम एक सिरेमिक रॉड होगा, यहाँ पे देखें नीचे इसके कोर होगी सिरेमिक की मटेरियल की, उसके ऊपर हमने वायर जो है वो वाउंड की हुई है और ये एंड टर्मिनल है उसके। तो उसके ऊपर फिर हमने क्या की होती है, कोटिंग की होती है कि ये इस वायर को प्रोटेक्ट करने के सिरेमिक मटेरियल की या स्पेशल एनेमल जो है वो इसके ऊपर हमने कोट किया होता है। तो ये अब वायर को वाउंड किया हुआ है हमने, तो एक्चुअली जो है वो निकल क्रोमियम की वायर जो है उसको हमने यूज करके यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो बना दी कि ये जो हमारे पास कंपोनेंट होगा उसकी इतनी रेजिस्टेंस होगी। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये फिक्स वैल्यू के रेजिस्टर्स हैं। उनकी वैल्यू जितनी आपने नंबर ऑफ टर्न बनाए हुए हैं और जितनी उसकी लेंथ है उन टर्न्स की, उसके अकॉर्डिंग जो होगा वो उसकी रेजिस्टेंस डिसाइड होगी। या आपने यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया होगा वो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी रेजिस्टेंस जो है वो डिफाइन हो जाएगी। तो ये हमारे पास हो गए वायर बाउंड रेजिस्टर्स। अब इनमें जो मैंने पहले बात की कि 5%, 10 या 20% की इसके अंदर क्या है, वो टॉलरेंस फैक्टर हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एक 100 ओम का रजिस्टर हमने डिज़ाइन किया है तो उसमें ±10% वेरिएशन हो सकती है। मिसाल के तौर पे या तो वो 90 ओम रेजिस्टेंस उससे मिल सकती है या फिर 110 ओम जो है वो प्रोवाइड हमें कर सकते हैं। इसी तरह अगर वो 5% होगा तो 5% मीन या तो वो 105 ओम या 95 ओम जो है उसकी रेजिस्टेंस हो सकती है। या 20 है तो 20 का मतलब कि 120 ओम या फिर 80 ओम रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड कर सकता है। तो अब 20 ओम वाला जो होगा उसकी क्या होगा कि वो 20% जो उसके अंदर टॉलरेंस है, तो इट मीन अगर वहाँ पे 120 ओम की रेजिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड है किसी जगह पे, तो वो 100 ओम जिसके अंदर 20 का मार्जिन हो उसको वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो हमारे पास ये फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर्स हैं ये इनएक्सपेंसिव हैं, कि कितने ज़्यादा महंगे नहीं होते, बिकॉज उसमें कॉर्बन या फिर वो वायर बाउंड होते हैं, तो वो सारे ही जो है वो सस्ते हमें मिल जाते हैं। इनकी पावर रेटिंग डिपेंड करेगा कि कितनी पावर जो है वो डिसिपेट कर सकते हैं, इनमें से करंट पास कितना कर सकता है, और करंट जब पास इसमें से करता है तो कितना ही हीट ये बर्दाश्त कर सकते हैं। जब ये करंट पास करेगा तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा कि करंट जो हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में। तो जितनी वाट ये कंज्यूम करेंगे वो डिपेंड करेगा कि इनकी रेजिस्टेंस क्या है। तो किसी कोई अच्छा रेजिस्टर वो होगा जो मिनिमम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवाए, और जब मिनिमम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवाएगा तो इट मीन जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई। तो इनकी रेटिंग 2 वाट 3 वाट से लेकर 100 ऑफ दी वाट तक हो सकती हैं। अगर आप उस रेजिस्टर को एज ए लोड यूज कर रहे हैं तो वो हाई पावर डिसिपेशन उसकी होनी चाहिए, और अगर उसे आप करंट लिमिट के लिए यूज कर रहे हैं, लिमिट करने के लिए, करंट को रोकने के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसकी मिनिमम होनी चाहिए जो पावर कंजम्पशन है। इट मीन वो करंट रोकने के पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो उसकी ओवरऑल सिस्टम की जो रिसोर्सेज हैं उनको कंज्यूम नहीं करना चाहिए उसको। वेरिएबल रेजिस्टर्स क्या होते हैं कि जिनकी रेजिस्टेंस को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आपने नॉर्मली पहले भी देखे होंगे, आपने पढ़ा होगा रियोस्टेट एंड पोटेंशियोमीटर। तो रियोस्टेट या पोटेंशियोमीटर क्या है, ये एक्चुअली रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कि एक हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टर लगा होता है और एक स्लाइडर होता है। इनका अगर आप सर्किट देखें तो ये स्लाइडर जो होगा वो जितना मूव करता जाएगा रेजिस्टेंस के साथ, तो उसके साथ कॉन्टैक्ट बनाता जाएगा, तो उतनी रेजिस्टेंस उसके अंदर इंक्लूड होती जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर ए से लेकर सी तक एक हमारे पास ये रेजिस्टर है पूरा, और ये हमारे पास स्लाइडर है। अब स्लाइडर अगर इसके मिड के अंदर होगा तो इट मीन
हाफ रेजिस्टेंस जो है वो इंक्लूड हो रही है सर्किट के अंदर और हाफ जो है वो इंक्लूड नहीं हो रही। और सिमिलरली यहाँ पे देखें तो ये पोटेंशियोमीटर या रियोस्टेट, ये दोनों एक्चुअली सेम टाइप की ही चीज़ें होती हैं। पोटेंशियोमीटर का क्या है, वो उसको हम यूज़ कर लेते हैं कि उसकी आउटपुट के ऊपर हम वोल्टेज ले रहे होते हैं, और जो रियोस्टेट होता है उसको हम यूज़ करते हैं करंट को लिमिट करने के लिए। होता वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का सेम ही है। तो अब यहाँ पे देखें तो घरों के अंदर आपने एक डिमर देखा है, तो वो एक रोटरी भी कंट्रोल हो सकता है उसका, कि ये हमारे पास एक स्लाइडर है जिसको हम रोटेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक जो है वो रेजिस्टेंस होती है ए से सी के दरमियान, और बी जो है वो रोटेट हो रहा होता है। अब ए और बी जो है, यहाँ से हमें जो है हमने अपना कनेक्ट किया होता है लोड। तो जैसे ही ये मूव करता जाएगा तो ए और बी क्या होगा, इसमें वोल्टेज और करंट की वैल्यू जो है वो वेरी करती जाएगी। अगर ये यहाँ तक कनेक्ट हो गया तो वोल्टेज मैक्सिमम इसके साथ आ गई, और करंट क्योंकि सारी की सारी रेजिस्टेंस इंक्लूड होगी तो करंट उस वक्त मिनिमम हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे देखें तो ये अपोजिट डायरेक्शन में इसको मूव करके ले आए तो ये रेजिस्टेंस कम करता जाएगा इंक्लूड, करंट बढ़ता जाएगा। यहाँ पे इसे देख लें कि ये फॉर एग्जांपल देखें तो ये इस तरह से होता है कि ये हमारे पास उसकी स्लाइडिंग होता है आर्म, और ये रेजिस्टेंस होती है। अब करंट यहाँ से पास हुआ, यहाँ आएगा, और इधर से होता हुआ ये यहाँ से पास हो जाएगा। मीन के ये वाला जो पोर्शन होगा इतना, ये उस सर्किट के अंदर अब इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब करंट आएगा तो वो देखेगा कि इस साइड पे तो रेजिस्टिव पाथ है, अपोजिशन है, और इस साइड पे तो कोई अपोजिशन नहीं है। तो करंट ने डेफिनेटली जहाँ पे आसान रास्ता होगा उस वाली साइड पे आ जाना है। तो यहाँ से होता हुआ करंट इधर से ये लास्ट वाला जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है इसमें से पास करेगा, और ये यहाँ से होता हुआ। तो अब क्योंकि कम रेजिस्टेंस इंक्लूड है तो करंट ज्यादा होगा। अगर यही कनेक्शन जो है वो यहाँ पे बना होता, यहाँ पे इस जगह पे, तो यहाँ से करंट आता, इधर से पास करता, ये सारी की सारी रेजिस्टेंस जो है वो इंक्लूड हो जाती, तो करंट कम इसमें से पास होता। तो रेजिस्टेंस जो है वो जितना आप स्लाइड करते जाएंगे तो स्लाइडिंग के अकॉर्डिंग जो है उसकी वो रेजिस्टेंस वेरी करेगी। सिमिलरली यहाँ पे आप पोटेंशियोमीटर को देखें तो वो भी सेम इसी तरह वर्क कर रहा है कि ये पोटेंशियोमीटर जो है यहाँ से यहाँ तक एक आपने 6 वोल्ट आपने अप्लाई किए हुए हैं। अब इन दो टर्मिनल्स के ऊपर आप वोल्टेज लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो आपको 6 वोल्ट मिलेगी। अब आपने क्या किया, ये स्लाइडर जो है ये कम या ज्यादा वोल्टेज आपको आउटपुट के ऊपर दे सकता है। अगर ये स्लाइडर आप यहाँ पे लगाया होता आपने, तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज ना होती है, क्रॉस जीरो होती, क्योंकि यहाँ पे ये कोई भी रेजिस्टर नहीं है जिसके क्रॉस वोल्टेज हो। तो अब आपने इसे मिड में कर दिया, तो मिड में करने का मतलब क्या है कि 6 वोल्ट था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, 3 वोल्ट यहाँ पे हो गए और ये 3 वोल्ट इधर हो गए। इसी तरह आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, तो इधर कनेक्ट करेंगे तो इट मीन ये सारी की सारी रेजिस्टेंस जो है वो इंक्लूड हो गई, तो 6 वोल्ट आपको आउटपुट के ऊपर मिल जाएंगे। तो ये वोल्टेज के वेरिएशन के लिए यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर को। अब जो बेसिक लॉ है जो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान एक रिलेशन को शो करता है, उसे हम कहते हैं ओहम्स लॉ। तो ओम्स लॉ डिफाइन करता है कि अगर आपने एक सर्किट के अंदर वोल्टेज अप्लाई की हुई है और उसमें एक रेजिस्टर कनेक्टेड है, तो उस सर्किट में से करंट कितना पास करेगा, ये डिपेंड करता है कि वोल्टेज लेवल क्या है और जो रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस क्या है। मीन अगर हम देखें करंट को, तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज है। मीन के जितनी वोल्टेज हाई होगी अप्लाइड उतना करंट ज्यादा फ्लो करेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस है। मीन के अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम पास करेगा, और रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज्यादा पास करेगा। तो इट मीन इसको मैथमेटिकली अगर देखें हम, तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि किसी भी सर्किट के अंदर जो करंट होगा दैट इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब इसी को रीअरेंज कर लें अगर आप, तो आप ये भी कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू
ये आर इधर चला जाएगा और वी ओवर आई बन जाएगा, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपने किसी सर्किट की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगी हुई है तो वो आप देख सकते हैं कि वोल्टेज को करंट से डिवाइड करें तो हमें रेजिस्टेंस का पता चल जाएगा। इसी तरह अगर आपने वोल्टेज फाइंड करनी है सर्किट की तो वोल्टेज देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा किसी भी रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो उसमें से जितना करंट पास कर रहा होगा मल्टीप्लाई बाई जो रेजिस्टेंस होगी उस सर्किट की, दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर। तो हम इसको एक सिंप्लीफाइड वे के अंदर हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर आप देखें वी आई और आर, ये एक सर्कल के अंदर आप एक पिक्टोरियल इसकी डिस्प्ले है कंसेप्ट, एक कंसेप्ट बनाने के लिए आप, तो आप यहाँ पे वी आई और आर, वी ऊपर, आई लेफ्ट पे और आर राइट साइड पे, ये तीन बॉक्स आपने एक बना लिए उसमें पोर्शन। अगर आपने फाइंड करना आई तो आप रखें जी अपनी फिंगर जो है वो करंट पे रखें, तो बाकी क्या बच जाएगा V और बॉटम के अंदर क्या आ जाएगा R, तो V डिवाइडेड बाई R। अगर आपने फाइंड करना है R इज इक्वल टू V ओवर I, और अगर आपने करना है V तो V इज इक्वल टू I इंटू R। तो इस तरह से आप इस फार्मूले को मैथमेटिकली सिंपल वे के अंदर आप जो है वो इस तरह से याद कर सकते हैं। तो अब इस फार्मूले को यूज करके हम किसी भी सर्किट के अंदर डिफरेंट जो होंगे पैरामीटर्स वो उनको हम फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया कि एक सर्किट है उसके अंदर 120 वोल्ट है और 30 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो आपने करंट फाइंड करना है। तो आप सिंपली क्या यूज कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। तो ये चीज़ आप यहाँ पे इसकी जो पिक्टोरियल डिस्प्ले है इसमें भी आप देख सकते हैं कि वी आई और आर, आई फाइंड करना है तो 120 डिवाइडेड बाई 30 दैट विल बी 4 एम्पेयर। तो वहाँ पे सर्किट का करंट क्या होगा, वो 4 एम्पेयर होगा। सिमिलरली यहाँ पे आपने अगर देखें कि एक सर्किट है उसमें 220 वोल्ट आपने वोल्टेज अप्लाई किए हुए हैं और 11 एम्पेयर जो है करंट वहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस कितनी होगी सर्किट की, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, दैट विल बी 20 ओम। सिमिलरली अगर हमने देखना हो फाइंड वी, वोल्टेज फाइंड करनी है, करंट गिवन है और रेजिस्टेंस भी गिवन है, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 20। अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल 3.5, इलेक्ट्रिक बल्ब एक लगा हुआ है सर्किट में और यहाँ पे आपने लगाया हुआ है एक सोर्स 120 वोल्ट का, और करंट कितना ड्रा कर रहा है वो सर्किट में 1 एम्पेयर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, 120 अप्लाइड वोल्टेज है। व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, बल्ब की रेजिस्टेंस क्या होगी, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, 120 ओम की रेजिस्टेंस होगी। सो ये तो हो गया कि आप ओहम्स लॉ को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और ओहम लॉ को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट जो हमारे अननोन पैरामीटर्स होते हैं उनको फाइंड करने के लिए। अब जो नेक्स्ट थिंग है दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर इज के किसी भी सर्किट के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम हो रही है, कोई कंपोनेंट कितनी इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम कर रहा है, वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम फाइंड करेंगे उस सर्किट की इलेक्ट्रिक पावर कि ये कितनी पावर ड्रा कर रहा है। तो पावर ड्रा इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं P इज इक्वल टू वी आई। पी जो है ये हम यूज करते हैं पावर के लिए जो सिंबल है, और पावर का जो यूनिट होगा वो वाट कहलाएगा, जो इलेक्ट्रिकल यूनिट है उसका दैट इज वाट। तो अगर आपने पावर फाइंड करनी है तो पावर के लिए आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि उस सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज क्या है और करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो जितना करंट फ्लो कर रहा होगा, जितनी वोल्टेज होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो प्रोडक्ट आएगी वो पावर कहलाएगी। तो P इज इक्वल टू वी आई। अब इससे हम डिफरेंट इसकी फॉर्म बना सकते हैं
अगर करंट फाइंड करना हो किसी जगह पे, पावर और वोल्टेज हमें गिवन है, तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू पी ओवर वी। या फिर हमने वोल्टेज फाइंड करनी हो, पावर और करंट हमें गिवन है, तो V इज इक्वल टू पी ओवर आई। तो ये हम डिफरेंट फॉर्म इसकी जो है वो फार्मूला जो है मैथमेटिकल इसकी बन सकती हैं। या फिर हमारे पास अगर पावर को ही डिफरेंट फॉर्म के अंदर आपने रिप्रेजेंट करना हो, तो P इज इक्वल टू वी आई है। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि V जो होता है दैट इज इक्वल टू आई आर। V जो होगा दैट विल बी इक्वल टू आई इंटू आर। तो अगर यहाँ पे हम V की जगह पे आई इंटू आर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू आई आर इंटू आई। तो यही जो चीज होगी क्या बन जाएगी, I मल्टीप्लाई बाई आई इंटू आर, तो दैट विल बी आई स्क्वेयर आर। तो यही फार्मूला P का बन जाएगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। तो हम जो पावर है उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। या फिर हम देखें कि I इज इक्वल टू वी ओवर आर होता है, I जो है दैट इज इक्वल टू वी ओवर आर होता है। तो हम V और I की जगह पे हम अगर पुट कर दें V ओवर R, तो V मल्टीप्लाई बाई V स्क्वायर ओवर R, तो ये भी एक फॉर्म मान जाएगी पावर को रिप्रेजेंट करने की। तो इलेक्ट्रिक पावर को हम डिफरेंट वे के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखें कि एक द करंट थ्रू 100 ओम रेजिस्टर टू बी यूज्ड इज 20 एम्पेयर। कि एक 100 ओम का रजिस्टर है, आर की वैल्यू क्या है, वो 100 ओम है, और उसमें से जो करंट पास कर रहा है वो 20 एम्पेयर है। फाइंड द पावर रेटिंग, हम उसकी पावर फाइंड करें, तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। आई की वैल्यू भी गिवन है, आर की भी, तो 4 वाट जो होगा वो उसकी पावर रेटिंग होगी। इसी तरह हाउ मेनी किलो वाट ऑफ द पावर आर डिलीवर्ड टू अ सर्किट बाई 220 वोल्ट जनरेटर एंड सप्लाइज 20 एम्पेयर। 220 वोल्ट एक जनरेटर दे रहा है, उसकी आउटपुट वोल्टेज है, और 20 एम्पेयर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो पावर कितनी वो देगा, 240 मल्टीप्लाई बाई 20, तो 4800 वाट। तो इसको हम देख सकते हैं किलो वाट के अंदर, तो डिवाइडेड बाई 1000 अगर कर दें तो ये 4.8 किलो वाट की फॉर्म में आ जाएगी। अब इसी तरह अगर हम देखें कि एक वोल्टेज अक्रॉस 2500 ओम का एक रजिस्टर है, 25,000 एम्पेयर का, 25,000 एम्पेयर उसकी रेजिस्टेंस है और 500 वाट जो है उसकी वोल्टेज है। तो पावर डिसिपेटेड कितनी होगी, पावर उसमें रेजिस्टर में V स्क्वायर ओवर R। तो V स्क्वायर मीन 500 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25,000, तो दैट विल बी 10 वाट। 10 वाट उसकी पावर कंजम्पशन। अब मैकेनिकल यूनिट जो होगा इलेक्ट्रिक पावर का दैट इज हॉर्स पावर। हॉर्स पावर जो है वो भी एक यूनिट है, उसको हम इलेक्ट्रिक पावर के लिए यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर नहीं, सॉरी, उसकी जो मैकेनिकल यूनिट करते हैं कि आप एक किसी जगह पे आउटपुट पावर है इलेक्ट्रिकल यूनिट्स के अंदर, तो उसके आपने इक्विवेलेंट उसके मैकेनिकल यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना हो तो आप यूज करते हैं हॉर्स पावर का यूनिट। तो 1 हॉर्स पावर जो होता है दैट इज इक्वल टू 746 वाट। कि अगर किसी जगह पे 746 वाट पावर है तो दैट विल बी इक्वल टू 1 हॉर्स पावर। तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं हॉर्स पावर यूनिट को, या इसमें 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ किलोवाट, यानी कि 75% ऑफ दी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर है दैट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर यूनिट, यानी कि 3/4 जो होगा वो, फॉर एग्जांपल हमारे पास वो 1 किलोवाट मीन के 1000 वाट, तो 1000 वाट डिवाइडेड बाई 1000 वाट को अगर कन्वर्ट करना हो हॉर्स पावर के अंदर तो आप करेंगे
7 7 यानी कि 746 को हम अप्रोक्सीमेटली 750 ले रहे होते हैं कैलकुलेशंस के अंदर, बट 746 जो है वो स्टैंडर्ड है। तो आप अगर 1000 वाट आपके पास एक पावर गिवन है तो आप उसे देखेंगे तो दैट विल बी 7 डिवाइडेड बाई 740 कर लेंगे, 46 कर लेंगे, तो जितने वो आएंगे दैट विल बी दी हॉर्स पावर यूनिट, कि वो इतने हॉर्स पावर यूनिट उसकी इलेक्ट्रिक पावर है। तो चेंज दी फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट्स, 7.5 किलोवाट को हॉर्स पावर में करें तो 7.5 मीन 7500 डिवाइडेड बाई उसे 750 कर लें, जो आप एक आसान यूनिट हम कर रहे हैं, तो 750 करेंगे तो दैट विल बी 10 हॉर्स पावर, या 746 से कर लें तो वो 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, मोर अप्रोक्सीमेट उसकी वैल्यू। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी, कि इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर इन स्पेसिफिक टाइम, कि आप देखें कि आप यानी टाइम को भी कंसीडर करें कि एक स्पेसिफिक टाइम के दौरान कितनी इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम हुई है, तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब फॉर एग्जांपल हमने देखा कि एक हमारे पास लोड है, उसने 500 वाट जो है वो पावर कंज्यूम कर रहा था। अब हमने देखना है कि एक घंटे के दौरान वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा, तो दैट विल बी एनर्जी, यानी कि पावर को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के साथ तो देन इट विल बी कॉल्ड एनर्जी। तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, वाट आवर, वाट आवर या किलो वाट आवर, अगर बड़ा यूनिट है तो उसे किलो वाट आवर लेंगे, यानी वाट मल्टीप्लाई बाई आवर, या फिर किलो वाट मल्टीप्लाई बाई आवर, दैट विल बी किलो वाट आवर। तो हम फाइंड कर सकते हैं कि एक जो लोड है वो एक स्पेसिफाइड टाइम के दौरान कितनी एनर्जी जो है वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज एनर्जी। सो हाउ मेनी एनर्जी इज डिलीवर्ड इन 2 आवर बाई ए जनरेटर सप्लाइंग 10 किलोवाट, एक जनरेटर 10 किलोवाट हमें दे रहा है पावर, उससे मिल रही है और 2 घंटे वो चल रहा है, तो दैट मीन 2 मल्टीप्लाई बाई 10 20 किलोवाट आवर। अब जो हम घरों के अंदर नॉर्मली यूज करते हैं यूनिट, जिसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की मेजरमेंट के लिए कह रहे होते हैं कि हमारे पास इतने यूनिट कंज्यूम हो गए हैं, तो एक यूनिट जो होता है वो हमारे पास घर के अंदर वो 1 किलो वाट आवर को 1 यूनिट कहते हैं। यानी अगर 1000 वाट एक घंटा आप इस्तेमाल करते हैं तो जितनी बिजली कंज्यूम होती है, जो एनर्जी कंज्यूम होती है, वो 1 यूनिट होता है, यानी 1 हॉर्स किलो वाट आवर होता है। तो घरों के अंदर अगर आप 100 यूनिट यूज कर रहे हैं कंजप्शन है, तो इट मीन कि आपका सिस्टम जो है उसने 100 किलो वाट आवर जो है वो एनर्जी यूज की है आपने घर के अंदर। तो ये बेसिकली हमारे पास है एनर्जी का जो होगा वो, कि एक स्पेसिफाइड टाइम के दौरान कितनी पावर, मीन आप उसको कर सकते हैं कि आप एस्टिमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक लैंप लगा हुआ है, एक बल्ब है 100 वाट का, 100 वाट का बल्ब जो है वो अगर 1 घंटा चलेगा तो इट मीन 100 वाट आवर वो यूज करेगा एनर्जी। तो अगर वो 10 घंटे चलेगा तो 10 मल्टीप्लाई बाई 100 तो कितना बन जाएगा, 1000 वाट आवर। तो 1000 वाट आवर मीन कि वो 1 यूनिट चला है, कि वो 100 वाट का जो लोड है वो 10 घंटे चलेगा तो 1 यूनिट कंज्यूम करेगा। अगर वो 500 वाट का है तो 500 वाट वाला 2 घंटे चलेगा तो 1 यूनिट कंज्यूम होगा। तो इस तरह से आप एस्टिमेट कर सकते हैं कितनी एनर्जी आपकी कंज्यूम हो रही है। तो ये डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हैं कि वोल्टेज और करंट गिवन है, और फिर आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। इसी तरह यहाँ पे देखें वोल्टेज फाइंड करनी है V इज इक्वल टू आई आर यूज करके। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस और वोल्टेज गिवन है I इज इक्वल टू V ओवर R। इसी तरह यहाँ पे देखें तो P इज इक्वल टू I इज इक्वल टू P ओवर V, P गिवन है और वोल्टेज गिवन है। इसी तरह फिर उसने कहा है कि 150 120 वोल्ट के लिए, 300 वाट 120 वोल्ट के लिए, डिफरेंट के लिए आपने करंट फाइंड करना है हर केस के लिए।
इसी तरह P इज इक्वल आई स्क्वायर R यूज़ करके। तो ये डिफरेंट यहाँ पे आ गई कन्वर्जन के पावर जो है वो किलोवाट के अंदर है तो उसको आपने हॉर्स पावर यूनिट के अंदर लेके आना है। इसी तरह यहाँ पे हम नेक्स्ट किलोवाट से हॉर्स पावर यूनिट के अंदर लेके आए। फिर उसके बाद कास्ट आ गई कि आप देखें कि एक जो हमारे पास यूनिट है उसकी कॉस्ट 6 सेंट है, तो 820 यूनिट कंज्यूम किए हैं तो उसकी पावर क्या होगी, पहले 820 किलोवाट आवर एनर्जी जो है वो यूज़ हुई है, तो इट मीन 820 यूनिट यूज़ हुए, तो एक यूनिट की कॉस्ट है वो 6 सेंट, तो 6 मल्टीप्लाई 8, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे कितने उसकी पावर कंजम्पशन है। सो यहाँ पे फिर नेक्स्ट जो है वो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इन न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, फिर इसे खुद ट्राई करें और फिर इसमें मैं मज़ीद आपको गाइडलाइन भी देता जाऊँगा कि कैसे ये होने हैं। 7 आंसर हैं तो वो पिछले ही फार्मूलाज को यूज़ करके हम इसको कर सकते हैं। तो ये आज का चैप्टर नंबर 3 का हमारा लेक्चर एंड हुआ, और इसमें मज़ीद भी मैं कुछ ऐड करूँगा कल या परसों जैसे मुझे कोई टाइम मिलता है। तो उसके बाद कुछ लैब वर्क भी हमने करना है, वो भी ऑनलाइन डिमॉन्स्ट्रेशंस होती जाएंगी आपकी। तो फिलहाल इसमें काफ़ी चीज़ें करने वाली हैं जो हमने करनी है, तो इस पे अभी जितना ये चैप्टर नंबर 3 है इसको फोकस करें, इसकी जो एंड एक्सरसाइज है उसको आप अच्छी तरह से करें। इसमें से कोई एक आध मैं असाइनमेंट भी देता हूँ, थोड़े दिनों में आपको अपलोड करता हूँ, और इसमें कोई क्विज भी हम फिर रखते हैं उसके अकॉर्डिंग। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।